स्टैंड बाय। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर बात करते हैं। मामी नौइयत के मामला और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक आम पाकिस्तानी का जो मसला है उसके ऊपर बात की जाए। वो मसला चाहे मुआशी हो, ये किसी भी नौइयत का हो, सियासी हो या उसकी सेहत के हवाले से हो। और पिछले कई सालों से यह सिलसिला हमने शुरू कर रखा है कि जिसमें आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर ज़्यादा प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और बहुत सारे सवालात आपके मौसूल हो रहे हैं जो बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं, तो हम उनको प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो सवालात मौसूल हुए, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाए जाते। यकीन कीजिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे कुछ देर बाद बल्कि बाकायदा स्क्रीन के ऊपर एक ईमेल एड्रेस भी चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप मैसेज भेज सकते हैं बज़रिया ईमेल और अपने सवालात हम तक पहुँचा सकते हैं। आज वक्त हमारे पास महदूद है और बड़े ख़ास मेहमान हैं और टॉपिक भी बहुत अहम है। इस टॉपिक के बारे में आपको बताएँगे, लेकिन पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि जितने भी मामलात यहाँ पर ज़ेर बहस आते हैं, इसका मकसद ही सिर्फ ये होता है कि लोगों में आगाही पहुँचाई जाए। सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत बुनियादी चीज़ें अभी तक हम नहीं समझ सके हैं कि क्या पानी का इस्तेमाल होना चाहिए, सफाई की क्या अहमियत है, वो तमाम चीज़ें अभी शायद हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया शायद इन तमाम मामलात से बहुत ज़्यादा ख्याली है कि आगे जा चुकी है। तो कोशिश करेंगे, एक और बड़ा अहम सेहत के हवाले से मामला है जिसको आज समझाने की कोशिश करेंगे। एनेस्थीसिया का आपने नाम सुन रखा होगा, मेडिकल में एक इस्तिलाह है, एक दवा इसको आप कह लीजिए, और इसका इस्तेमाल क्या है, इसके हवाले से आगाही ज़रूरी है। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, दोनों को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले हमारे जो मौजूद मेहमान हैं डॉक्टर दिलीप कुमार साहब, एक सीनियर डॉक्टर हैं और एनेस्थीसिया के ऊपर जो है वो आज खुलकर गुफ्तगू करेंगे, बताएंगे भी कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है और ये क्यों ज़रूरी भी है। तो डॉक्टर दिलीप कुमार को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शब्बीर जमानी साहब, सीनियर डॉक्टर हैं अगैन, और एनेस्थीसिया के हवाले से एक बड़ा अहम प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है 16 अक्टूबर को, जो कि एनेस्थीसिया का दिन भी मनाया जाता है इस दिन, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज आपने कर रखा है। तो आज उस हवाले से भी हमें आगाह करेंगे। डॉक्टर शब्बीर को मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। डॉक्टर दिलीप, सबसे पहले जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एनेस्थीसिया के हवाले से, ये है क्या चीज़? सबसे पहले तो हमें बड़ी बुनियादी चीज़ है कि शहर में रहने वाले लोग हैं, मेडिकल से वाबस्ता लोग, तो यकीनन इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद अभी भी अवेयर नहीं है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पहले तो चाहता हूँ बड़े बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए, फिर आगे आते हैं कि इसका इस्तेमाल और क्या कुछ हो सकता है। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप लोगों ने एक एनेस्थीसिया पे टाइम निकाला एंड नो डाउट अभी भी लोगों के अंदर बहुत सारी, आई अग्री, आपने स्टार्ट भी बहुत अच्छा किया है जिस सवाल से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एनेस्थीसिया है क्या, कहाँ कैसे जाता है? एब्सोल्युटली। एक्चुअली अगर आप, वी आर लकी, वी बहुत खुश हैं कि हमने अब इस सदी में पैदा हुए। अगर हम 150-200 साल पहले होते तो वो एक अजियत होती थी और ऑपरेशन नहीं होते थे। तो 1846 के अंदर 1846 के अंदर एक लोगों को बेहोश, जिसकी वजह से इस स्पेशलिटी को बेहोशी किया जाता है क्योंकि एडवांसमेंट कुछ भी नहीं थी। तो लोगों को कंकशन कहते हैं कि डंडा मारा, कुछ लोगों को कैसे किया, तो वो होता था। तो वहाँ पे एक मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल अमेरिका में है जहाँ पे ईथर इन्वॉल्व हुई, जिसके बाद उन्होंने, साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि अगर आप ईथर देके लोगों को एनेस्थीसिया दें और लोग मूवमेंट नहीं करेंगे, आप एक्सटेंडेड सर्जरी कर सकते हैं। तो शुरुआत तो इनकी हुई थी 1846 से। उसके बाद ग्रेजुअली हुआ ये कि अब उस वक्त सर्जरी भी लिमिटेड होती थी, मोर्टेलिटी भी ज़्यादा, लोग मर जाते थे या कुछ नहीं करवाते थे। तो ग्रेजुअली फिर ओवर द पीरियड क्या हुआ कि चीज़ें एडवांस होती गई, टेक्नोलॉजी आती गई और लोगों की एक अलग से ये स्पेशलिटी बनती गई। बिल्कुल ठीक है। तो फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई और एक सेपरेट एनेस्थीसिया एज एन स्पेशलिटी नाउ। अब
यहाँ पे ये आता है कि लोग कहते हैं कि ये बेहोशी तक महदूद नहीं रहा है। राइट। अच्छा, क्यों नहीं रहा है? ये भी एक अच्छा है कि क्योंकि है तो ये बेहोशी जी। वो इसलिए नहीं रहा है कि आपने मेडिकल में सुना होगा कि एक एग्जीक्यूटिव चेकअप होता है जी। जिसको कहते हैं हेड टू टू आपकी पूरी बॉडी को देखा जाता है, एनालिसिस किया जाता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो एनेस्थीसिया का जो होता है पार्ट, बिफोर आप किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दें तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट होता है। बिल्कुल ठीक है। जिसमें वी डू एन एग्जीक्यूटिव असेसमेंट एक्चुअली। राइट। तो इस लिहाज से फिर यहाँ से फिर प्रोसेस शुरू होता है कि कौन सा पेशेंट है, किस तरह का एनेस्थीसिया होना चाहिए एंड ऑल द वे। सो पाकिस्तान में जो इस वक्त स्पेशलिटी के लिहाज से कैसे प्रोग्रेस किया है, उसमें हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने शुरू में डिप्लोमा किया। देन वी हैव अ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स, दे स्टार्टेड एन अ मेंबरशिप प्रोग्राम जिसको हम MCPS कहते हैं। देन दे स्टार्टेड अ फेलोशिप प्रोग्राम जिसको FCPS इन एनेस्थीसिया कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ ट्रेनिंग के लिहाज से, तो ये होती कैसे, ये वही डॉक्टर होते हैं जो पहले अंडर ग्रेजुएट से 5 साल MBBS करते हैं, उसके बाद अपना एज अ करियर एनेस्थीसिया लेते हैं। राइट। करियर एनेस्थीसिया लेने के बाद जैसे सर्जन या फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट या कोई भी इसी तरह की इनकी स्ट्रिंजेंट एक किस्म की 4 से 5 साल की ट्रेनिंग होती है। राइट। उनको बॉडी के हर स्पेशलिटी की अलग अलग से सर्जरी की ट्रेनिंग कराई जाती है फॉर द सेफ साइड ऑफ एनेस्थीसिया कि किस पेशेंट को और किस सर्जरी में कैसे देनी होती है। तो वो 4 से 5 साल का पूरा कोर्स होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से 1-2 एग्जाम्स होते हैं, फिर एग्जिट एग्जाम होता है, देन दे आर क्वालिफाइड कि आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये तो एजुकेशन के हवाले से बात हुई। अब ये कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं या कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके अंदर इनको देना एनेस्थीसिया ज़रूरी होता है। ये थोड़ा सा चाहूँगा इसको फर्दर एलाबरेट कर दें कि क्योंकि ख्याल ये होता है कि किसी को अगर किडनी का इशू है या कोई फेलियर की तरफ है, क्या ऐसे पेशेंट को या बहुत सी कोई क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर कोई है तो ऐसे लोगों को अगर कोई सर्जरी का प्रोसीजर गो थ्रू करना है, एनेस्थीसिया दिया जा सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि अभी आपने एनालिसिस की बात की तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि एनेस्थीसिया भी एनालिसिस करेगा, केस स्टडी करेगा और उसके बाद फिर रिकमेंड करेगा। ये एक नई चीज़ होगी शायद बहुत सारे लोगों के लिए। जी। यस, आपने बड़ा अच्छा शुरू किया कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए और किस तरह के जो पेशेंट है उसको कैसे देना चाहिए। पहले तो जो एनेस्थीसिया देते हैं सर्जरी क्या होनी है, और वो सर्जरी एक सिंपल लोकल जिसको हम बोलते हैं सुन करके उस पार्ट को कर सकते हैं, ठीक है, या पूरा एनेस्थीसिया जिसको जनरल एनेस्थीसिया कहा जाता है। एक तो हो गया सर्जरी, एक होती है पेशेंट। पेशेंट पॉपुलेशन वो होती है जिनको डर लगता है, वो कहते हैं मेरा ऐसे ना करें। जैसे क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट होते हैं जिनको अकेले में डर लगता है, इस तरह की भी ये भी एक इंडिकेशन बन जाती है एनेस्थीसिया। ठीक है। सेकंड, आपका ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वाकई नई चीज़ है कि लोग इतना एडवांस हो गया है एनेस्थीसिया। एक पेशेंट है जिनको हार्ट का मसला है, एक हार्ट अटैक हुआ, दूसरा हार्ट अटैक हुआ, तीसरा हार्ट अटैक हुआ, अब वो उसको अपेंडिक्स का पेन पड़ गया, अब ऑपरेशन तो करना जरूरी है क्योंकि आप उसको छोड़ तो नहीं सकते। ठीक है। अगर आप उधर देखें कि एक जिसकी 55-60 साल उम्र है, 3 हार्ट के अटैक हो चुके हैं, अब इसका ऑपरेशन वो तो पहले ही सोचेगा, या लोग भी कहेंगे कि इसके अंदर तो समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। तो आज के दौर में मैं इसलिए कहता हूँ कि वी आर फॉर्चुनेट कि हम इस दुनिया में इस वक्त में हुए हैं। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, खैर नुकसान भी हैं। फ़ायदा इसमें एनेस्थीसिया का मैं ये इंक्लूड करूँगा कि इतने अच्छे मॉनिटर आ गए हैं और दवाइयाँ आ गई हैं, तो उससे पेशेंट इन तरह के जिनका हार्ट कमज़ोर है, आप उसको उस तरह डोजेजेस देते हो। ठीक है। और एनेस्थीसिया का मकसद क्या होता है, पेशेंट को अजियत ना हो, पेशेंट को तकलीफ ना हो। तो कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट का जो कोमॉर्बिड्स होते हैं, जिसमें हार्ट का आपने बताया एक है। अगर मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ूँ, जो कुछ पेशेंट होते हैं जिनके गुर्दे फेल होते हैं, जो बेचारे डायलिसिस पे होते हैं हर हफ्ते 3 हफ्ते, उनको तो ऑपरेशन करने के लिए जाना ही पड़ता है। रीज़न उसकी ये कि उनका एक फिस्टुला बनता है, उससे वो डायलिसिस कराते हैं। तो उन पेशेंट्स को भी हम सिलेक्ट करते हैं कि किसको हमें कौन सा एनेस्थीसिया देना है। कभी हम यहाँ ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक लगा के इस हिस्से को नम कर देते हैं, पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। या कुछ पेशेंट होते हैं जिनको पूरा एनेस्थीसिया देना होता है। तो आजकल के दौर में वो पेशेंट भी सेफ़ हैं अगर आप एक अच्छे से सेंटर में, जहाँ पे पूरे लोग क्वालिफाइड हों, इक्विपमेंट पूरे हों, तो
मोस्ट ऑफ द पेशेंट नाउ वो भी एक सेफ जोन में आ रहा है। तो इस तरह जितने भी बॉडी के ऑर्गन हैं, जैसे आप लिवर पे जाएं, लंग्स पे जाएं, जिनको COPD है, स्मोकिंग कर रहा है कोई सालों से 20 साल 30 साल, अब उसको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उनका भी अब के दौर में मैं कहूँगा कि बहुत सेफ है। बिल्कुल ठीक है, सेफ प्रोसीजर है जी, इसको समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर शब्बीर की तरफ आऊँगा। डॉक्टर शब्बीर, सबसे पहले तो ये जो यंग डॉक्टर्स हैं कैसे इस तरफ फील्ड की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस के ऊपर शायद हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। अब तो आपकी कम्युनिटी है इस हवाले से काम कर रही है, उनको ट्रैक करने के लिए क्या मैसेज है और एजुकेशन कैसे इसमें परस्यू करें? मैं चाहूँगा ज़रा बेसिक आइडिया हो जाए। देखिए, ज़ाहिर इस चीज़ को हम लोगों ने महसूस किया था, हमारे बड़ों ने महसूस किया था, और आज से तकरीबन 50 साल पहले जो हमारे सीनियर एनेस्थेटिस्ट के ज़माने में उन्होंने इस बात को महसूस किया कि आम जो आवाम हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको भी एनेस्थीसिया के बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं पता होता था। तो वो उस तरफ आते ही नहीं थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी तंजीम होनी चाहिए कि जिसके प्लेटफॉर्म से जो है ना, हम पहले तो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद जो डॉक्टर्स बनते हैं, उनमें जो है ना वो एनेस्थीसिया से आगाही जो है वो अवेयरनेस कहते हैं जिसको, वो पैदा की जाए। तो इसके लिए आज से तकरीबन 50 साल पहले पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की बुनियाद डाली गई। 4-5 एनेस्थेटिस्ट कराची में, जिन्होंने एक जगह बैठ के ये फैसला किया कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जिसके प्लेटफॉर्म से जो है ना एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं या तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू की जाएँ, अवेयरनेस के प्रोग्राम शुरू किए जाएँ। तो एक तरह से समझ लीजिए कि एक बीज डाला गया एक, जो कि आज एक तनावर दरख्त है। और कराची से ये चीज़ शुरू हुई थी और आज पूरे मुल्क में पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के चैप्टर्स हैं। मैं इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का जो कराची चैप्टर है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो इनको मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो पहले दिन से हमारी कोशिश यही थी कि पहले तो डॉक्टर्स को जिस बात के लिए तैयार किया जाए कि ये भी एक इसकी फील्ड है कि जिसके ज़रिए लोगों की खिदमत की जा सकती है, उनकी जानें बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि लोग चलते गए और कारवां बनता गया। बहुत खूब, बिल्कुल जी। तो उस तरीके से मुझे याद है कि जब आज से तकरीबन 41 साल पहले जब मैंने ये फ़ैसला किया था कि मुझे एनेस्थीसिया में जाना है, तो मेरी अपनी फ़ील्ड के लोगों ने मुझे डिस्करेज किया मुझे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, ये तो बहुत छोटी सी फील्ड है, इसमें तुम्हें ना तो ग्रोथ के चांसेस होंगे ना कुछ होंगे। तो वो एक धुन होती है कि नहीं कुछ करना है। मुझे इमरजेंसी मेडिसिन का मुझे बहुत शौक़ था। तो मुझे इस फील्ड में ऐसी चीज़ नज़र आई कि एमरजेंसीज़ में मैं कुछ मरीज़ों की जानें बचा सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस फील्ड का इंतख़ाब किया और आज मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कहना चाहिए कि आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, बल्कि मैं अपने आप को बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे बहुत बेहतर समझता हूँ कि कम से कम इमरजेंसी में मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। ज़ाहिर है तो मैं अकेला तो नहीं हूँ। ठीक है। अब तो बाकायदा पूरे मुल्क में आप किसी भी अस्पताल में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको बेहोशी का डॉक्टर ज़रूर नज़र आएगा, जिसे वैसे तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं लेकिन उर्फ़ आम में बेहोशी का डॉक्टर कहते हैं। जी। ये आपने अच्छी इस्तिलाह इस्तेमाल की, बेहोशी का डॉक्टर। जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो है ना यही कहा जाता है कि ये बेहोशी के डॉक्टर हैं और मैं माइंड नहीं करता बात ये है ना। अब गुलाब को किसी नाम से पुकार रहे हैं, उसको रहना तो गुलाब ही है ना। बात ये है, बहुत अच्छी बात है, वो वाली बात है। तो बस आवाम की समझ में आना चाहिए कि हम कौन हैं, क्या। अच्छा, ये थोड़ा सा 16 के हवाले से जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ज़रा इसके हवाले से बताइए कि कम्युनिटी की क्या कंट्रीब्यूशन है पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर, लोगों को इंटैक्ट रखने के लिए, और रिसर्च शेयरिंग वगैरह के हवाले से। जैसे इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एजेंडा में शामिल था कि रिसर्च शेयरिंग हो, नए लोगों को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे ब्रीफ किया जाए इसके बारे में क्या काम हो रहा है और क्या 16 को आप करने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से भी बता दीजिए। इसमें ऐसा है कि 16 अक्टूबर को पूरी दुनिया में एनेस्थीसिया का डे मनाया जाता है, जिसे हम लोग वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कहते हैं। और हम लोग हर साल जो है इसमें प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं और पूरे मुल्क में होते हैं प्रोग्राम। जो चैप्टर्स हैं पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ शहरों में प्रोग्राम करते हैं। तो कराची चैप्टर की भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन है, इसमें हम लोग अपना हिस्सा डालते हैं। तो 2016 में पहली दफ़ा हम लोग कराची से बाहर निकले थे
और बलूचिस्तान में ज़माने में एनेस्थीसिया में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, डॉक्टर्स वगैरह को भी। ठीक है। तो हमने अपना पहला प्रोग्राम ग्वादर में किया था। वेरी गुड। और वो बहुत ही कामयाब रहा था। हमारा ख्याल था कि 100 से ज़्यादा हम लोग नहीं लोग जमा कर पाएंगे, लेकिन थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई थी कि तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जमा हो गए थे। और ये सारे डॉक्टर्स थे, और इसमें ऐसा नहीं था कि ये कराची के डॉक्टर्स थे, बलूचिस्तान से इतने लोग आ गए थे कि हमें देख के बड़ी खुशी हुई थी। तो उसके फिर समझ लीजिए तकरीबन 7 साल के बाद इस मरतबा हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ये प्रोग्राम जो है वो हम मिट्टी में करेंगे। मिट्टी में करें। मिट्टी ज़ाहिर एक दूर अफ्तादा जगह है, हिंदुस्तान की सरहद के बहुत नज़दीक है, और वहाँ पे ज़ाहिर डॉक्टर्स में भी इतनी अवेयरनेस शायद नहीं होगी। तो हमने इस मरतबा फ़ैसला ये किया है कि मिट्टी में हम ये प्रोग्राम करके अंदरूनी सिंध है उनके डॉक्टर्स को जमा करके। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, यहीं पे आपको रोकूंगा, इससे मज़ीद बात आगे बढ़ाई जाएगी। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनेस्थीसिया, इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। बड़े ख़ास डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं और एनेस्थीसिया के हवाले से बात कर रहे थे। और इसका दिन जो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, इसके हवाले से भी बात कर रहे थे। और एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहे हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान क्या हर जगह से ही लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस हवाले से डॉक्टर शबीर जुमानी साहब हमें बता रहे थे। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार साहब तशरीफ़ फरमाएं, उनसे भी एक और क्वेश्चन इस हवाले से करूंगा। डॉक्टर साहब, पहले थोड़ी सी इसके इस्तेमाल के हवाले से जैसे भी बात हुई है, आपने केसेस को एलाबरेट किया कि इन केसेस के अंदर जो उनको दिया जा सकता है, ख़ास तौर पे अभी प्रेगनेंसी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होती हैं। ऐसी केसेस को कैसे कंडक्ट किया जाता है, और फिर काउंसलिंग का एक जो फैक्टर है, अभी आगे चल के ज़रा उस हवाले से भी बात करेंगे। इसको भी मैं चाहूँगा ज़रा जवाब दें डिटेल में। और प्लस ये कि हम ख्याल ये होता है कि एनेस्थीसिया जो दे रहा होता है उसका काम सिर्फ बड़ा मुख्तसर सी एक छोटी सी जॉब है, उसने ब्लड प्रेशर वगैरह की मॉनिटरिंग करनी है और उसके बाद एनेस्थीसिया दे के शायद वो घर चला जाता है। क्या उसका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, या उसका आगे भी कोई रोल है सर्जरी के दौरान, ड्यूरिंग द सर्जरी? जी बहुत अच्छा सवाल है और कॉमन सा सवाल होता है हमारी सोसाइटी के अंदर। अगर आप बाकी फिजिशियंस को कंपेयर करें, कभी भी कोई डॉक्टर आपको खुद से इंजेक्शन, ब्लड प्रेशर, कैनुला नहीं लगाता है। ठीक है, ठीक है जी। एनेस्थीसिया वाइड स्पेशलिटी है जो खुद डॉक्टर कर रहा होता है आपके साथ। बिल्कुल ठीक है। और आपने सही कहा कि एनेस्थीसिया देके कहीं डॉक्टर चला तो नहीं जाता जैसे बाकी डॉक्टर जाते हैं। नहीं, ये हमारी ना एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक ग्रेडिंग है जिसका होता है लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 का मकसद ही ये होता है कि क्वालिफाइड एनेस्थेटिस्ट जिसकी 2 साल से ज़्यादा ट्रेनिंग हुई हो और उसको जब तक एनेस्थीसिया चल रहा है मरीज के साथ मौजूद होगा। ठीक है। नहीं होगा ये कानूनन खिलाफ वर्जी है और इसलिए फिर उस ज़ुमरे में आ जाता है। लेवल 2 होता है जो स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग चाहिए होती है, हमें ब्लड प्रेशर, उनका ऑक्सीजन लेवल देखें, हार्ट रेट देखें, तो वो वहाँ आता है। तो सवाल का जवाब तो ये कि एनेस्थेटिस्ट को मौजूद रहना ही रहना है उस मरीज के साथ। दूसरा, आपने प्रेगनेंसी बिल्कुल सही कहा। हमारी सोसाइटी में ऐसा वेरी कॉमन कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं और जिनकी डिलीवरी की ऑपरेशन के ज़रिए, जिसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, वो हमेशा सवाल होता है कि हम जनरल एनेस्थीसिया लें, जिसको हम रीजनल स्पाइनल एनेस्थीसिया जो कहते हैं आधा धड़ सुन हो जाना, वो लें। ये हमेशा रहा है कि हम किधर जाएं। बिल्कुल ठीक है ना। और उसके अलावा सबसे जो इसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ये आता है कि हमारे यहाँ आज से 40-50 साल पहले एक दवाई थी जिसका प्रिजर्वेटिव था, लोगों को पैरालाइसिस किया था। तो उस चक्कर में भी ये वाला जो ग्रुप है आता है, कहते हैं अगर हम आधा धड़ करेंगे तो हमारा चलना तो नहीं बंद हो जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको इसमें डिटेल समझाता हूँ कि किस पेशेंट को पूरा जनरल एनेस्थीसिया मिलना चाहिए और किसको आधा, जिसको स्पाइनल बोलते हैं। ठीक है। जो वेस्ट को अगर हम कंपेयर करें आज की डेट में, वो जनरल एनेस्थीसिया फॉर प्रेग्नेंट सिजेरियन सेक्शन के लिए लेते ही नहीं, ऑलमोस्ट 99% नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? उसकी वजह ये होती है कि जब हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं उसमें वी यूज़ 5 से 6 दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो दवाइयाँ एनेस्थेटिक की बच्चे को भी ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक। इसमें है टाइम गेम।
टाइम गेम कैसे होती है, आप जनरल एनेस्थीसिया दिया और आपकी ऑब्स्टेटिशियन ने या कोई वजह से बच्चे को निकलने में देर कर दी, तो जितना टाइम गैप होगा उतना दवाई ट्रांसफ़र होती है। अब अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया जो दर्द को कंपेयर करें, उसमें हम 1 to 2 मेडिसिन होती हैं, लो क्वांटिटी में होती हैं और वो मदर के मेनली एक पीछे बैक स्पाइनल कार्ड में रहती हैं। वेरी रेयर ट्रेसेस होती हैं, ना के बराबर बच्चे को जाती है। तो बच्चा एनेस्थीसिया से आधा धड़ में तो बच जाता है, बिल्कुल ठीक है, पूरे में नहीं बच पाता जी। एक तो हो गया ये एनेस्थीसिया का। अब जो स्टडीज़ हुई हैं और जो जनरल एनेस्थीसिया और आधा धड़, पूरे एनेस्थीसिया में आपने भी फैमिली में कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि कितना भी कुछ एडवांस हो, वो दिन उसका गुनूदगी में रहता ही है जी। और हम रिकमेंड भी नहीं करते उन लोगों को कि आप उस दिन कोई मशीन वर्क, ड्राइविंग, फंक्शनल एक्टिविटी अकेले से ना करें पूरे जनरल एनेस्थीसिया में। जो आधा धड़ का है, जिसमें लिहाजा हम सुलाते ही नहीं हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं जब उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब माँ को क्या फ़ायदा होगा, माँ जल्दी से अपने बच्चे को एडॉप्ट करेगी, ठीक है, वो उसको कैटर करेगी। तो एक तो ये हो गए दो। अब तीसरा आ गया कि ये जल्दी करने का क्या फ़ायदा होगा माँ को, वो ये होता है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है जी, फीड पे फ़ौरन से आ जाए, बिल्कुल ठीक है, वो दैट इज़ इन अ रिच आई वुड से मिनरल एंटीबायोटिक फॉर 6 मंथ्स तक उसकी इम्यूनिटी होती है, जिसको क्लोस्ट्रम कहा जाता है। तो जो वेस्ट की प्रैक्टिस है हमने भी यहाँ शुरू की है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो उनको पहले ही दे दें, वो इम्यूनाइज हो जाता है, तो माँ और बच्चे की अटैचमेंट जल्दी हो जाती है। ठीक है, रिसर्च ने प्रूव किया है जितनी जल्दी अटैचमेंट होती है उतना माँ को बच्चे की फीड में प्रॉब्लम नहीं होता है। जो अमूमन माँ को होता है कि बच्चा फीड नहीं ले रहा, बच्चा इस तरह के जो देखा गया है, तो आप अर्ली कॉन्टेक्ट करें, बिल्कुल ठीक है, और कम ये होता है। तो अब आ गया जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल में दर्द का क्या फ़र्क है। अच्छा जी, दर्द का ये फ़र्क होता है, जो जनरल एनेस्थीसिया है उसमें लिहाजा रिलेटिवली दर्द ज़्यादा होता है, रीजनल जिसको स्पाइनल कहते हैं उसमें कम होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें 3 से 4 घंटे तक उसका जो दर्द का इफेक्ट है वो डायरेक्ट ऐसे है कि न्यूरॉन्स पे जाके जो दर्द सिग्नल्स होते हैं उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, तो जब तक ये 3 से 4 घंटे उसके इफेक्ट ख़त्म हो, एक दूसरी दवाई दी जाती है, वो दर्द को फिर कंटिन्यू ख़त्म ही कर रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो जनरल एनेस्थीसिया एक और पार्ट है प्रेग्नेंट लेडी के लिए मैं कहूँगा, जो हमारे यहाँ अभी भी लैकिंग है, अगर आप वेस्ट की साइड को करेंगे, वो है पेनलेस डिलीवरी। ठीक है, अगर आपकी ज़रूरी नहीं है ऑपरेशन हो, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। हमारा लिहाजा ट्रेंड, ये कल्चर, ये सोसाइटी इन्फ्लुएंशियल है कि मैंने भी ऐसे ही बच्चा पैदा किया था तो तुम्हें क्या मसला है, ये तो दर्द लेना पड़ता है, ये माँ का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है, जो कि बात तो सही है। अब जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो आप अगर किसी दवाई के जरिए बच्चा भी पैदा करें और दर्द से भी बचें, बिल्कुल ठीक है, तो क्या वो बेहतर नहीं है? उसको मेक श्योर करना हो सकता है, बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल। उसको हम बोलते हैं पेनलेस डिलीवरी और एपिड्यूरल। इवन मैंने जब बाहर काम किया था, देवर वो तो बहुत एजुकेटेड, पढ़ के आते थे, पूछते थे, वो खुद ही कहते थे कि हमें ये करें। और हमने अपने सोसाइटी में बड़ा यहाँ प्रेशर देखा है कि मरीज को समझाना पड़ता है। जी जी, यहाँ पे आपका फिर ये आ जाता है कि पेशेंट बेचारी तो खुद कह रही होती है कि मुझे दें, वो फिर अपने हस्बैंड को फोर्स कर रही होती है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शबीर, पोस्ट जो सर्जरी है, पोस्ट प्रोसीजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहूँगा इसको भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या है। ज़माने में ये समझा जाता था कि बेहोशी का जो डॉक्टर है उसका रोल सिर्फ ये है कि जब मरीज़ ऑपरेशन थिएटर में हो तो उसे बेहोश कर दे, जब होश में आ जाए अपना बोरिया बिस्तर संभाले, वो घर चला जाए। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा नहीं है जी। एनेस्थीसिया का रोल जो है वो यहाँ तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि ये कि ये शुरू होता है कि जब कोई सर्जन ये फैसला करता है कि जी इस मरीज़ की फला सर्जरी करनी है या फला प्रोसीजर करना है, ठीक है, तो वहीं से फिर एनेस्थेटिस्ट का रोल शुरू हो जाता है कि उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो मरीज़ को देखे, एवेल्यूएट करे, जैसे हम लोग कहते हैं, उसको एसेस करे उसको, ठीक है। अच्छा, एक ज़माने में ये था कि जी पेशेंट एनेस्थीसिया के लिए फ़िट है या अनफिट है, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा है, ठीक है। अब ये है कि जो कहते हैं कि जो अगर कोई मरीज़ हम समझते हैं कि एनेस्थीसिया के लिए अनफिट है, ठीक है, तो ये हमारी खाम ख्याली है। ये
ऐसा नहीं है। अब कोई मरीज़ जो है ना वो एनेस्थीसिया के अनफिट नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि उस मरीज़ की कंडीशन क्या है, ठीक है, उसको किस तरह का एनेस्थीसिया दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रोल शुरू हो जाता है। राइट। उसके डॉक्टर बाद साहब एक चीज़ को और इसमें इजाफा कर लें कि कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर ये क्रिटिकल हो सकता है, जिनको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है और कंसल्टेशन के बाद ही फिर इसका प्रोसेस किया जाए? जी, इसके लिए ये कि जैसे डॉक्टर दिलीप में तस्करा किया था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने जो है इनकी ग्रेडिंग की थी, जैसे ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक। ग्रेड 1 का मरीज़ वो मरीज़ होता है कि जो एक यंग पेशेंट है, जवान शख्स है, कि जिसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है सिवाय उस मसले के कि जिसके लिए उसकी सर्जरी की जा रही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्लास 2 है कि जिसमें किसी मरीज़ को मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर है मगर वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, शुगर है वो शुगर कंट्रोल में है, दिमाग का मर्ज़ है वो कंट्रोल में है, ठीक है। इसके बाद क्लास 3 आ जाती है जिसमें मरीज़ थोड़ा सा और हल्का सा सीरियस हो जाता है। फिर ग्रेड 4 है जिसमें और सीरियस हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मरीज़ को पहले से देख लें तो हमें पता चल जाता है कि इस मरीज़ को हमें किस कैटेगरी में रखना है और फिर इस पर हमें कितनी तवज्जो देनी है और कौन कौन से ऐसी दवाएँ हैं जो इस मरीज़ के लिए सेफ़ हैं और वो कौन सी दवाएँ जो इस मरीज़ के लिए अनसेफ हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमारा रोल सही मानों में शुरू ठीक होता है। प्लस ये कि इसमें एक और चीज़ शामिल कीजिए कि एज इसमें लिमिट कोई है या आप समझते हैं कि माइनर्स को ये दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता? इसी तरह बड़ी उम्र के लोगों को क्या ये दिया जा सकता है? इसके बारे में भी चाहूँगा ज़रा बताएं। हाँ, इसमें भी ये है कि अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा है कि जी ये मरीज़ बहुत बूढ़ा है तो इसे एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, इसलिए बेचारे को जो तकलीफ है वो बर्दाश्त कर रहे अपनी ज़िंदगी गुजार दे। ठीक है। या एक बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो ये इस काबिल नहीं है कि इसे एनेस्थीसिया दिया जा सके तो उसे भी छोड़ दिया जाए रहमो करम पे कुदरत के, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर एक बूढ़ा मरीज़ है तो उसमें हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है बनिस्बत उस मरीज़ के कि जो जवान है जिसको कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब वो भी फिर इसमें हमारी क्लासिफिकेशन में आ जाता है कि जिसे हम लोग कहते हैं कोमॉर्बिड कहते हैं, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर है वो मोबिडिटी है, इस तरह एज भी एक कोमॉर्बिडिटी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेशेंट एनेस्थीसिया के काबिल नहीं है, ये एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता क्योंकि अब एनेस्थीसिया जो है जैसे डॉक्टर दिलीप ने पहले कहा था कि इसे बेहोशी तक महदूद नहीं रहा है। बहुत सारे सब प्रोसीजर आ गए हैं कि बहुत सेफली हम लोग किसी मरीज़ को उसके दर्द से या उसकी उस तकलीफ से निजात दिला सकते हैं कि जिसके लिए सर्जन ने या किसी और ने रिकमेंड किया है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन के जो क्रिटिकल सर्जरीज़ होती हैं, हार्ट की सर्जरीज़ होती हैं जो बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, अब वहाँ पर मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा सख्त होती होगी, वहाँ क्या प्रोसीजर्स होते हैं? क्या कहीं पर ये चीज़ डिटर्मिन करनी होती है कि कहीं क्वांटिटी दवाई की ज़्यादा करनी होगी और कहीं पे हो सकता है सेशन प्रोलॉन्ग हो जाए तो बड़ी क्रिटिकल हो जाती होगी सिचुएशन, वहाँ कैसे हैंडल किया जाता है? इसको मैं अगेन कहूँगा हम एक ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जो एआई ने बहुत हेल्प कर दी है, बिल्कुल, ठीक है जी। इसका इम्पेक्ट हमारी मशीन्स पे भी आ गया, ठीक है। वो दौर चला गया कि आप दवाई दें आपको पता ही ना हो कि इसका कितनी देर असर है। अगर आप पीछे जाएँ 50 साल 100 साल वो बेचारे दूसरे दिन जाके उठते थे, तीसरे ऐसे ही। अब ये चीज़ नहीं रही। अब हमें मॉनिटर पे मशीन पे नज़र आ रहा होता है कि ये पेशेंट सो रहा है या जाग रहा है, ठीक है। ऑपरेशन ख़त्म, पेशेंट उठ जाता है, क्योंकि जो एक लेवल होती है अच्छा 2 किस्म के हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं, एक जो वेन से जिसको टोटल इंट्रावीनस एनेस्थीसिया, एक जो गैसेस, अब खाली गैसेस नहीं रही है वेन से भी होता है, तो गैसेस का हम मैक बोलते हैं, वो हमें एक लेवल बता रहा होता है कि मरीज जाग रहा है या सो रहा है। और ड्रग की हाफ लाइफ होती है, जैसे आप पेनाडोल दिन में 3 दफ़ा लेते हैं, एक ही दफ़ा ले लें, क्यों 3 नहीं लेते? क्योंकि उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह जो गैसेस होती हैं उसका असर भी इस तरह होता है कि अगर मैं अभी इसको ऑफ करूंगा तो 15 मिनट में पेशेंट का ऑफ कर देगा असर, ठीक है। इसी तरह जो वेन से देंगे उसका भी इसी तरह होता है। तो उसको एक तो हम दवाई की डोज का पता होता है, तो दूसरा हमें मॉनिटर नंबर दे रहा होता है कि ये जाग रहा है या सो रहा है या कितनी देर में उठेगा, ठीक है। एक तो यही कॉम्प्लिकेशन वाला आपने बड़ा अच्छा सेगमेंट उठाया। अच्छा, जो आजकल के दौर के जो हमारी स्पेशलिटीज़ हैं अब तो वो डिवाइड हो गई हैं। अब आपको 10 मसले हैं, 10 डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, सही है। ऑपरेशन थिएटर में तो होता क्या है, सर्जन का काम वो होता है जो उसकी स्पेशलिटी है। अपेंडिक्स निकालेगा जनरल सर्जन, तो उसको उसी का ही पता होगा पूरी सर्जरी का। मगर एनेस्थेटिस्ट के लिए पूरा पेशेंट होता है जिसका हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग है, पूरे मसल्स हैं, टेम्परेचर है। तो ये अगर इस तरह की कोई भी इनमें से कॉम्प्लिकेशन हो, एक उसके अलावा जो मेन कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है ब्लीडिंग। अगर कोई सर्जरी हो जिसके अंदर इतना ब्लड लॉस हो जाए
तो इन सारी चीज़ों को एनेस्थेटिस्ट ही देखता है। ठीक है। वो आपके ब्लड लेवल को बराबर करता है कि आप इस नोयत पे हो, कि आपकी ऑक्सीजन लेवल सही हो, ब्लड प्रेशर सही हो, हार्ट पे असर ना आए जी। और कोई कॉम्प्लिकेशन उसको भी। तो जो पूरी बॉडी होती है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के हवाले होती है कि वो उस लेवल पे ले आए कि आप वापस एक नॉर्मल स्टेट पे आ जाएं। बिल्कुल ठीक। और इसको आजकल भाई डॉक्टर साहब जो बेहोशी बिल्कुल, अब अगर आप वेस्ट में जाएंगे तो इसका नाम अब चेंज हो गया है जी, पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन, सी। क्योंकि ही इज द ओनली फिजिशियन, वही स्पेशलिस्ट है जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, जो आपकी पूरी बॉडी को मॉनिटर करना है। बिल्कुल ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारी। वन लास्ट वर्ड जी डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास क्योंकि खत्म हो गया, आप इसमें इजाफा करना चाहें ज़रूर इजाफा कीजिए जी। आपस में इजाफा ये करना चाहूँगा सर में की बात ये है कि देखिए दुनिया ने बहुत तरक्की की है, तो ज़ाहिर हमारी मेडिसिन की फील्ड इसमें बहुत तरक्की हुई है। तो अगर हम पिछले 25 साल को देखें तो हमारी जो बेहोशी की फील्ड है एनेस्थीसिया की, उसमें जितनी तरक्की हुई है ना वो शायद ही किसी और फील्ड में हुई होगी। ठीक है। हमने जब एनेस्थीसिया शुरू किया तो जो दवाएं हमें मिलती थी तो हमें खुद इन्हें इस्तेमाल करते हुए डर लगता था जी, जी, कि मरीज़ को कहीं कुछ ना हो जाए। आज हम बड़े खुले दिल के साथ जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं कि जिनके कहना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं और उनकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है जिसका हमें अच्छी तरह पता होता है। फिर मॉनिटर्स हमारे पास ऐसे आ गए हैं कि जो हमें एग्जैक्टली बताते हैं कि किस मरीज़ को हमें कितनी डोज देनी है हमें, ठीक है ना, और वो किस वक्त कितनी देर तक उसको असर करेगी, है ना। अब जैसे इन्होंने टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के लिए कहा, तो टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि मरीज़ को जो दवाएं दी जाएं बेहोशी की वो सारी रग के ज़रिए दी जाएं, रगों के ज़रिए दी जाएं, खून के ज़रिए दी जाएं, ठीक है। तो उसके में हमें मॉनिटर करना और आसान होता है कि बाकायदा हमारे पास इन्फ्यूजन पम्प्स आ गए हैं, इसमें ये नहीं होता कि हमने इंजेक्शन में दवा भरी और ठक करके हम। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब लास्टली मैं चाहूँगा ज़रा कॉन्फ्रेंस के हवाले से डेट जो अनाउंस हुई है, आपका प्रोग्राम का स्केड्यूल जो है वो बता दीजिए ताकि अगर जो लोग ज्वाइन करना चाहें। बस जी बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम ये है कि जो हमारा एकेडमिक सेशन होगा वो इतवार के रोज़ होगा, मिट्टी में होगा, और वो सुबह हम लोग तकरीबन 9 बजे करीब शुरू करेंगे और वो लंच तक हमारा जारी रहेगा तकरीबन 1 बजे तक। इसमें पूरा हमारा साइंटिफिक प्रोग्राम होगा जिसमें यह है कि पहले तो कुछ टॉपिक्स डिस्कस होंगे, मुख्तलिफ हमारे जो सीनियर एनेस्थेटिस्ट हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए गए हैं उनको, ठीक है, तो उस मौजू पर बात करेंगे। उसके बाद एक पैनल डिस्कशन होगा। हमारी थीम है, इस दफ़ा का एजेंडा थीम क्या रखी है, मैं वही पूछ रहा था जी। अच्छा, ये है कि इस मरतबा जो असल में बात है कि हमें ज़रा थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है जो हमारा वर्ल्ड जो सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है उन्होंने थीम रखी है, उन्होंने कि कैंसर केयर है। आई सी, तो ये है जी डॉक्टर साहब। हमने कैंसर केयर, हमने अपने सोसाइटी के लिए ये थीम चाह रहा हूँ कि सेफ एनेस्थीसिया, आप अपने एनेस्थेटिस्ट को जाने, चीज़ों को जाने जी, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑपरेशन हो पहले आप उस एनेस्थेटिस्ट से ज़रूर मिलें, जानिए वो कौन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको। असल बात ये है कि ज़ाहिर है उसको हमें फॉलो करना पड़ेगा कि ज़ाहिर है कैंसर केयर जो है, एनेस्थीसिया का क्या रोल है कैंसर केयर में, वो मैं डिस्कस करना है। लेकिन जो है ना हमने इसमें इजाफा ये किया है कि जिसको बहुत ज़रूरी समझते हैं वो कि सेफ्टी इन एनेस्थीसिया, बहुत अच्छी मरीज़ जो है वो सेफ होना चाहिए, तो वो हम ज़रा बताएंगे वहाँ के जो डॉक्टर्स को। डॉक्टर साहब वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया और ब्रेक की तरफ मुझे जाने के लिए कहा गया है, और ये टॉपिक ऐसा बड़ा डिटेल टॉपिक है। ये जो आपकी एक्टिविटी है इंशाल्लाह इसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो हम बड़े डिटेल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसको आज तो हमने कोशिश की है इसको जो मुख्तसर वक्त में समराइज़ करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दिलीप कुमार, डॉक्टर शबीर जमानी साहब थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। थैंक यू मौका दिया है कि कम से कम हम आवाम के सामने अपने आप को पेश करें और उनको बताएं कि हम क्या हैं और हम क्या करना चाहते हैं। और ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।